हेलो एवरीवन, हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी 6 को देख रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे चैप्टर सेकंड ग्लोब के बारे में। हमने पिछले अध्याय में इस चैप्टर को आधा कंप्लीट किया था। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है वो जाकर देख सकता है, जिसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ग्लोब के बारे में। हमने पढ़ा था उसमें मैंने बताया था कि आपको ग्लोब क्यों महत्वपूर्ण है, वो क्यों बनाए गए हैं, है ना। और फिर जो है हमने पढ़ा था उसमें अक्षांश के बारे में, अक्षांश रेखाएं जो होती है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, तो उससे आपको सभी जानकारियाँ हो जाएगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे, रिकैप करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए, ये है विषुववृत्त जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर जो 0 डिग्री में होता है। फिर ये है उष्णकटिबंधीय, और ये जो विषुववृत्त है यहाँ पर सूर्य की किरणें जो है वो सीधी गिरती है। तो इसके कारण क्या होता है, यहाँ पर ऊष्मा ज़्यादा होती है ना। और ऐसे जैसे जैसे हम लोग ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे, ऊष्मा जो है वो ठंडी ठंडी होती जाती है। और फिर अगर हम लोग कर्क वृत्त के ऊपर जाएंगे, उत्तरी ध्रुव पर, ये देखिए यहाँ पर ऊष्मा जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय होती है। और अगर हम लोग ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर शीत कटिबंधीय जो है वो क्लाइमेट होता है। और अगर हम लोग दक्षिण ध्रुवों को देखेंगे तो वही यहाँ पर भी होता है। तो ये देखिए, ये है विषुववृत्त। फिर ऊपर की लाइन जो आती है वो ये है कर्क रेखा, और फिर आता है उसके नीचे मकर रेखा। और अगर ध्रुव की तरफ हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है, यहाँ पर भी शीतोष्ण कटिबंधीय आता है जो एरिया है। और फिर ध्रुवों की तरफ दक्षिण ध्रुव पर भी जो है वो शीत कटिबंधीय जो है वो स्थान होता है। तो उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, वही यहाँ पर लिखा गया है थ्योरी में। तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं एक बार। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको टॉर्च दिखाई दे रहा है एक। तो यहाँ पर जो है सूर्य की किरण सीधी गिरती है, इसके कारण यहाँ पर ऊष्मा जो है वो ज़्यादा गिरती है। और यहाँ पर जो है वो तिरछी गिरने के कारण ऊष्मा जो है ठंडी होती है थोड़ी सी, मतलब तेज उतना नहीं होता है, कम होती है, तेज नहीं होती है ना। तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। देखिए, पृथ्वी के ताप कटिबंध कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर्फ सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र से सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे कहेंगे हम लोग उष्णकटिबंधीय। तो कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य जो कभी कभी सिर के ऊपर नहीं होता है, ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होने जाती है। तो मैंने जिसे आपको बताया है वही इसमें थ्योरी लिखी गई है। आपको पढ़ने की ज़रूरत हो तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है जैसे डायग्राम में, वही यहाँ पर थ्योरी लिखी गई है। तो अभी हम पढ़ेंगे देशांतर के बारे में। पिछले अध्याय में हमने अक्षांश रेखाएं के बारे में पढ़ा था, इसमें पढ़ेंगे हम लोग देशांतर जो रेखाएं होती है वो कैसी होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियाँ की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर के स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर के स्थित मैरिशन द्वीप को अक्षांश 20 डिग्री अंश दक्षिण स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव जोड़ने वाली संदर्भ रेखा और पूर्व और पश्चिम की ओर स्थानों पर दूरी कितनी है। तो ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ, जो डायग्राम में है वो निकाल के अच्छे से। ये है मानो हमारी पृथ्वी। तो अगर मैं अक्षांश को निकाल के दिखाऊँ, ये है अक्षांश रेखाएं। अगर हम लोग इसको ऐसे निकालेंगे तो ये मानो देशांतर रेखाएं है ना। और अगर हमने ऐसे देशांतर रेखाओं को निकाला है यहाँ पर, अगर हम लोग यहाँ पर मानो मैंने एक लोकेशन लिया है और यहाँ पर भी एक लोकेशन लिया है, तो इसकी जो स्थिति है, इसकी ये दोनों की जो दूरी है, ये कैसे निकालेंगे। इसीलिए जो है ये देशांतर और अक्षांतर रेखाएं दी गई है कि हमें किसी प्लेस की अच्छे से जो दूरी है, जो स्थिति है, वो निकालने के लिए कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो इसलिए जो रेखाएं है ये बनी गई है। तो इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। तो एक मैं आपको बता दूँ कि अगर हम लोग अक्षांश के बारे में देखेंगे तो ये जो है ये पूरे पृथ्वी को ये कवर करती है ना। और अगर देशांतर के बारे में बताया जाए रेखाओं के बारे में, तो ये देखिए ये कैसी है। यहाँ पर आएगा पश्चिम
और यहाँ पर आएगा पूर्व। तो ये दोनों भागों को डिवाइड करती है। तो ये आएगा पश्चिम साइड और ये आएगा पूर्व साइड। जो देशांतर रेखाएं होती है ये ऐसे निकाली जाती है। इसके बारे में यहाँ पर थ्योरी में लिखा गया है। तो चलिए हम लोग देखेंगे आगे पढ़ के। पर स्थित है उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना ज़रूरी है कि मतलब जो रेखाएं है वो कैसी जोड़ी जाती है। तो यहीं पर ये लिखा गया है जो दोनों रेखाओं के बारे में। तो आगे हम देखेंगे। कहते हैं तथा इनके बीच की दूरी को देशांतर के अंश के मापा जाता है। तो प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में भी विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। तो ये देखिए एक ध्रुवों पर 0 हो जाती है जहाँ सभी देशांतरीय यमनोत्तर आपस में मिलती है। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, ये मानो ये है पृथ्वी हमारी। तो अगर हम लोग देशांतर को निकालेंगे तो ये रेखाएं ऐसी आती है। तो ये रेखाएं ऐसी आने के कारण क्या होता है, ये ऊपर वाला अगर हम लोग देखेंगे साइड, ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। अगर हम लोग ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे, ये है अक्षांश। अगर हम लोग जैसे ही ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो ये जो है इसका जो आकार है ये घटता जाता है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मोटा सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको, फिर ऊपर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर छोटा छोटा होता जा रहा है आकार इसका, है ना। वही इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यमनोत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यमनोत्तर से पूर्व और पश्चिम की और गिनती शुरू की जाए। तो ये इसी के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। इस यमनोत्तर को प्रमुख यमनोत्तर कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये है प्रमुख यमनोत्तर जो बीच में से 0 डिग्री पर होता है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर डिवाइडेशन होता है अर्थ का। तो यहाँ पर ये है पश्चिम साइड, ये आएगा पूर्व साइड। तो देखिए फिर यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, इसका मान जो है वो 0 डिग्री होता है, जैसे मैंने आपको बताया है। यहाँ से हम 180 डिग्री यमनोत्तर तथा 180 डिग्री यमनोत्तर मिला के पृथ्वी को 2 भागों में समान जो है वो करते हैं, जैसे कि पूर्व गोलार्ध और फिर पश्चिम गोलार्ध में विभिन्न करते हैं। ये विभक्त करते हैं, अलग अलग करते हैं। ये देखिए, जैसे मैं इस डायग्राम में भी बता दूँ, ये आएगा पश्चिम गोलार्ध, ये आएगा पूर्व गोलार्ध, उसी के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए पश्चिम का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यमनोत्तर की एक रेखा पर स्थित है। तो हमें अच्छे से ये पता है। अब ग्लोब पर अक्षांश मतलब समांतर रेखाएं एवं देशांतरीय यमनोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। तो ये देखिए, ग्रिड किसे कहेंगे हम लोग, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये पृथ्वी, और अगर ये है देशांतर की रेखाएं, और फिर हम लोग अक्षांतर की भी निकालेंगे यहाँ से। तो ये है अक्षांश की रेखाएं। तो यहाँ पर जो बनता है इसको कहेंगे ग्रिड। ये आपको दिखाई दे रहे हैं जो बॉक्सेस, उसको कहेंगे ग्रिड, है ना। तो उस ग्रिड को देखिए। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता लगा सकते हैं आसानी से, है ना। तो अगर मानो मैंने यहाँ पर एक कंट्री को निकाल दिया, एक मिनट मैं आपको बता दूँ, या अगर मानो यहाँ पर मैंने एक कंट्री को निकाला और यहाँ पर एक कंट्री को निकाला, तो इन दोनों की दूरी जो है वो बताने में आसानी से हम लोग बता सकते हैं कि वो कहाँ पर स्थित है और कहाँ से गुजर रही है। तो यही इसमें लिखा गया है। देखिए फिर आगे क्या होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखा गया है कि आसाम में ध्रुवरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब इस बिंदु को देखो और जहाँ से दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है,
यह बिंदु को बताओ, सही स्थिति पर होगा। तो इसी के बारे में यहाँ पर लिखा है, आप लोग ये निकाल सकते हैं। हम लोग को आगे पढ़ना होगा, इसलिए आप लोग निकाल के देखिए, उतना आसान है, उतना भी मुश्किल नहीं है ना। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर एक मतलब उदाहरण दिया गया है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग इसको देख लीजिए एक बार। ये देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे ग्रीनिच, ये जो है बीच में की ये रेखा जो है ये इंग्लैंड यहाँ से गुजरता है, यहाँ से ये जो है 0 डिग्री पर होती है। फिर यहाँ पर देखिए, अगर ऊपर देखेंगे हम लोग तो हिंद महासागर मतलब इंडियन ओशन है नीचे। ये है हमारा भारत, जहाँ से ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इंडिया, तो यहाँ से 82 डिग्री होता है ये। और फिर देखिए यहाँ पर प्रशांत महासागर ऊपर, और फिर यहाँ पर भी प्रशांत महासागर फैला हुआ है। बीच में है अटलांटिक महासागर, है ना। तो आपको तो द्वीपों के बारे में पता ही होगा, जो महाद्वीप है हमारे, है ना। और फिर देखिए, तो आपको एक क्वेश्चन गिरेगा कि प्रशांत महासागर जो है ये ऊपर भी दिखाया गया है और नीचे भी दिखाया गया है, हाउ इट्स पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है ये। तो मैं आपको दिखा दूँ कि ये हमारी पृथ्वी है ना। अगर यहाँ पर अगर प्रशांत महासागर है फैला, और फिर यहाँ पर भी दिखाया दे रहा है आपको, यहाँ पर आता है अटलांटिक और फिर यहाँ पर आता है नीचे इंडियन ओशन। तो ये प्रशांत महासागर जो है ये यहाँ से यहाँ तक कैसे फैला है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ये प्रशांत महासागर, हमारी पृथ्वी जो है वो गोल है ना, तो ये ऐसी फैली हुई है। तो प्रशांत महासागर जो है ये ऐसे ही फैला हुआ हमें दिखाई देता है। तो ये बहुत ही बड़ा महासागर है और ये बहुत ही फैला हुआ है, बहुत ही बड़ा है, सब कॉन्टिनेंट से भी बड़ा। तो चलिए हम आगे पढ़ेंगे। अब आप देखेंगे कि इस वृत्त अक्षरीय अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्व देशांतर स्थित है। अंश, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे ग्रिड कैसे बनते हैं, यही इसमें इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। देशांतर एवं समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। अंत स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। तो हमारे जो सूर्य है, सूर्योदय और सूर्यास्त, ये सभी जो है हमारी समय बताते हैं, इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। जो दोपहर में सबसे छोटा एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबा होता है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यमुनोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यमुनोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। तो ये देखिए, ये याद रखिए आप लोग। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, तो जो पृथ्वी है वह कैसी लगाती है चक्कर, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर। तो कैसे आएगा ये साइड पश्चिम से पूर्व की ओर, ये पृथ्वी जो है ऐसे चक्कर लगाती है ना। आपको पता ही होगा सबको ये क्वेश्चन। तो देखिए फिर क्या होगा, इसका ग्रीनिच पूर्व में है, उसका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उसका समय पीछे होगा। तो समय के अंतर को दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अक्षांश पर 260 डिग्री घूम जाती है। तो अर्थात यह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो ये देखिए, तो क्या होता है कि हमारी पृथ्वी जो है वो घूमती रहती है, तो अलग अलग ये कॉन्टिनेंट्स में जो है वो अलग अलग समय ये बताती है। तो ग्रीनिच के समय 1 घंटा आगे, अर्थात वह दोपहर में एक वजह होगा, लेकिन ग्रीनिच से 15 पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे होगा, तो वह सुबह के 11 बजे होंगे। तो इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे। तो यही यहाँ पर बताया गया है। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होता है। आप देख सकते हैं कि देशांतरीय स्थान यमुनोत्तर पर सभी स्थानों का जो स्थानीय समय समान है। तो हम मापन समय क्यों मानते हैं, तो देखिए हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग यमुनोत्तर पर स्थित स्थानों की स्थानीय समय के जो अंतर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरीय से
होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियाँ के समय पारसी सारणी तैयार करना कठिन है। तो ये देखिए मैंने आपको जैसे बताया था कि जो मापन यामनोत्तर है वो 82 दिखाई देता है हमें, और हमारा जो भारत है वो कहाँ पर स्थित है, 68 डिग्री पूर्व और 97 डिग्री पूर्व में स्थित है, ऐसे ये यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो है वो एक उदाहरण के लिए दिया गया है कि भारत में गुजरात के द्वारका तथा आसाम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा और 45 मिनट का अंतर होगा। तो ये देखिए भारत का जो है गुजरात यहाँ पर स्थित है, और फिर अगर हम लोग असम की बात करेंगे तो ये इधर साइड में आएगा। तो यहाँ पर से जो यहाँ पर का अंतर है वो बताया गया है यहाँ पर, है ना। तो चलिए हम लोग आगे देखेंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामनोत्तर के स्थानीय समय को देश का मापक समय माना जाए। तो इस यामनोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मापक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व में है, जो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व को मापन यामनोत्तर माना जाता है। तो देखिए आप लोग याद रखिए कि भारत का जो है वो मापक यामनोत्तर है 82.5 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको याद रखिए अच्छे से। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसे भारतीय मापक समय के नाम से भी जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एवं छोटे से नगर में रहता है, तो वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे और अपराह में शुरू होगा। तो अर्थात भारत में का समय जो है वो मैच में क्या लगेगा, 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच का समय में क्या अंतर है? तो इसमें क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि भारत ग्रीनिच के पूर्व 82 डिग्री मतलब 30 और पूर्व में स्थित है तथा यह समय ग्रीनिच समय जो है वो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो देखिए इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे, अगर लंदन में मानो दोपहर के 2 बजे है तो क्या होगा, भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। तो ये जो है वो 5.5 घंटा तक जो है वो आगे का समय है लंदन का, है ना। लंदन जो है वो आगे रहता है। और कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है कि जिसके कारण वह एक से अधिक मापक समय अपनाया गया है। उदाहरण के लिए रूस में 11 मापक समयों का अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तथा के क्षेत्र को घेरता है। तो ये देखिए, तो ये जो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं जो है वो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे पृथ्वी का स्टडी करने के लिए, है ना। तो देखिए हम लोग कुछ अभ्यास को पढ़ लेंगे। पृथ्वी का सही आकार क्या है? हमारी पृथ्वी पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है। यह उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। तो यह जो है हमारे पृथ्वी का आकार यहाँ पर बताया गया है। ग्लोब क्या है? जो ग्लोब है वो लघु रूप में पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है, और ग्लोब पर जो है देशों, महाद्वीप और महासागरों जो होते हैं ओशंस, उसकी सही आकार में दिखाया जाता है और उसका स्थान भी जो है वो बताया जा सकता है ग्लोब पर। कर्करेखा का अक्षांशीय मान क्या है? तो कर्करेखा का अक्षांशीय मान जो है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंधीय कौन से हैं? तो ये है उष्मा कटिबंधीय, फिर आते हैं शीतोष्ण एंड फिर शीत कटिबंधीय। ये है पृथ्वी के ताप। और देखिए आगे अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है उसके बारे में यहाँ पर मैंने लिखा है कि अक्षांश रेखाएं ये वे काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी से
पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत समांतर ध्रुव तथा खींची गई है। इसकी लंबाई अलग अलग होती है, तो इसके बारे में यहाँ पर मैंने बताया है। देशांतर रेखाएं क्या है? ये एक काल्पनिक रेखा है जो विषुवत वृत्त को काटती है और ये उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव को जोड़ती है, इसलिए इसकी लंबाई बराबर होती है। तो इसमें ये लिखना है। ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंधीय क्यों प्राप्त करते हैं? क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। तो ये लिखना है आपको। जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं, तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? तो देखिए यहाँ पर लिखना है आपको। भारत ग्रीनिश के पूर्व में 82 डिग्री एंड 30 मिनट में स्थित है तथा भारत का समय लंदन में 5 घंटे 30 मिनट आगे है। मतलब भारत का समय जो है वो लंदन से आगे है, क्योंकि देशांतर के प्रत्येक अंश में 4 मिनट का अंतर होता है। इसलिए जब लंदन के दोपहर के 12 बजते हैं तो भारत में शाम के 5:30 बजते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सही टिक लगाना है। प्रमुख यामनोत्तर का माप क्या होता है? तो यहाँ पर होगा प्रमुख पर 0 डिग्री। शीत कटिबंधीय कितने नज़दीक पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ध्रुवों पर, है ना। देशांतर की कुल संख्या कितनी है? तो ये कितनी होगी देशांतर की कुल संख्या? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगी। आप लोग ढूंढ के, आई होप आप लोग ढूंढ के मुझे बताएंगे, कमेंट करेंगे, है ना। और फिर दक्षिण ध्रुव और वृत्त स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है ये बताइए? उत्तर गोलार्ध में, है ना। तो ये है यहाँ पर। और फिर है ग्रिड जो है किसका जाल है? तो ये अक्षांश समांतर रेखा और देशांतर यामनोत्तर का जाल है, ये ग्रिड, है ना। और फिर देखिए आगे हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा फटफट, क्योंकि हमारा जो वीडियो है ये बहुत ही लंबा हो रहा है। खाली स्थान भरो। मकर रेखा में क्या होगा? मकर रेखा में 22 डिग्री एंड हाफ दक्षिण आएगा, है ना। तो यहाँ पर 22 डिग्री एंड हाफ आएगा जो दक्षिण में स्थित है ना। और भारत का मापन यामनोत्तर जो है वो क्या आएगा बताइए? 82 डिग्री एंड हाफ पूर्व में आएगा। जैसे मैंने आपको बहुत बार ये बताया है कि आपको अच्छे से याद हो करके, है ना। तो ये आएगा पूर्व में, है ना। और फिर देखिए नेक्स्ट 0 यामनोत्तर को क्या आएगा? यहाँ पर प्रधान मध्य रेखा आएगी। फिर रेखांतर के बीच की दूरी जो है वो कितनी आएगी? ध्रुवों, है ना। ध्रुवों के नाम से जाना जाता, ध्रुवों की तरफ घटती जाती है। तो जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे हम लोग, तो वो जो है वो घटती जाती है। इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। जो हमारा चैप्टर है उसमें आप लोग अच्छे से देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा, है ना। उत्तरी ध्रुव वृत्त तो डैश गोलार्ध में स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? दक्षिण गोलार्ध में, है ना। तो देखिए हमने ये इसको कंप्लीट कर दिया है। तो हो गया ये हमारा चैप्टर कंप्लीट। आपको कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप लोग जा सकते हैं। सो डू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।